जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोल रहे हैं, कांग्रेस को पीछे नहीं हटना चाहिए, उल्टा उसे फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की सोच पिछड़ा दलित विरोधी है। क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर किसी को संबोधित करता है तो वो पिछड़े वर्गों और दलितों को, मुसलमानों को जो भी वो देने की बात करता है संविधान के हिसाब से करता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है? उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका अंतर्राष्ट्रीय डंका बज रहा है। देश के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चर्चा हो रही है उनके मुस्लिम विरोधी सोच को लेकर। जी हां, विश्व गुरु का डंका बज रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिंगापुर टेलीविजन का यह महज 20 से 30 सेकंड का क्लिप। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की चर्चा हो रही है। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally, triggering widespread anger from Muslims and members of the opposition. And Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators and those who have more children, referring to Muslims in India. बात वहां नहीं रुकती है। अब टाइम मैगजीन, विश्वविख्यात टाइम मैगजीन इस मुद्दे पर क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अंडर फायर फॉर इन्वोकिंग एंटी मुस्लिम ट्रोप्स इन अ स्पीच ऑन संडे एज ही कैंपेन्स। मुस्लिम विरोधी बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषण में दे रहे हैं, और यह तमगा किसी और को नहीं दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री पर लग रहा है। इंटरनेशनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बदनामी हो रही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह गौरव हमारे माथे पर लगना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक उन्हें विश्वगुरु कहते हैं, तो क्या विश्वगुरु का डंका ऐसे बज रहा है जहां उनका जो भाषण कायदे से, उस भाषण पर उन पर कम से कम 48 घंटे का प्रतिबंध लगना चाहिए, मगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है चुनाव आयोग, जो बेशर्मी की तरह हाथ पर हाथ रखकर खड़े हुआ है। यहां पर ये 3 चुनाव आयुक्त हैं, जिनमें राजीव कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नफरती भाषण पर कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया है। कितने शर्म की बात है ना। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नफरती भाषण है उसके खिलाफ लोग उठ रहे हैं। यह खबर देखिए दोस्तों, करीब 17,000 भारतीय नागरिकों ने चुनाव आयोग को खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नफरती भाषण के खिलाफ। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, जब देश का जो प्रधानमंत्री है उसे इस तरह का गौरव हासिल हुआ हो। सबसे बड़ी बात जो कि मैंने आपको दिखाया, अंतर्राष्ट्रीय डंका बज रहा है। दूसरी बड़ी बात, देश के नागरिक उनके नफरती भाषण के खिलाफ चुनाव आयोग को खत लिख रहे हैं, वो चुनाव आयोग जो पूरी तरह से इस मुद्दे पर खामोश है। मगर दोस्तों, आज मैं कुछ और बात रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल अपने बयान बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है मैं क्या कहूं। क्या मैं मुसलमानों के खिलाफ भाषण दूं, क्या मैं उनके पक्ष में भाषण दूं, इसलिए वो पल पल अपने बयान बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सबसे पहले याद कीजिए, वो मोहम्मद शमी की तारीफ करते हैं एक चुनावी सभा में कि क्रिकेट को लेकर मोदी सरकार का जो योगदान है, उसके बाद वो शर्मनाक भाषण देते हैं। ये दोनों भाषण देखिए, और फिर एक तीसरा भाषण देखिए जो उन्होंने कल ही दिया था। सबसे पहले उनके ये 2 भाषण देखिए, पहले जिसमें वो मोहम्मद शमी की तारीफ करते हैं, और उसके बाद वो नफरती भाषण जो निहायत ही शर्मनाक था, जिस पर कायदे से चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था मगर उन्होंने नहीं लिया। सुनिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? अब ये 2 भाषण सुने आपने। अब कल ही उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हज के नियम हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो हज के नियम है वो उन्होंने आसान कर दिए। सुनिए। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी
मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। वो एक मीम है ना दोस्तों, अरे कहना क्या चाहते हो, यही हो रहा है दोस्तों। बार बार हर दिन जो है प्रधानमंत्री अपना बयान बदल रहे हैं। यहां पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री के लहजे में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर हमें वोट मिलेंगे, मगर फिर वो इस तरह के बयानात भी देते हैं। मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर रक्षात्मक होने की बजाय कांग्रेस को आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो दलित और पिछड़ा विरोधी है। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कल ही अमित शाह ने एक बार फिर कहा आपके स्क्रीन पर, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे कराने को कहा है। देश के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। यह पैसा कहां जाने वाला है, इसके लिए मनमोहन सिंह का वो बयान याद करो जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, आदिवासी दलित का नहीं। सरासर झूठ दोस्तों। मैं कल ही आपको बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक पिछड़ों, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों का है। यह बात उन्होंने कही थी। यहां पर देश के गृह मंत्री सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, आदिवासी दलित का नहीं। सरासर झूठ। तो चलिए दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता क्या है, एक एक पंक्ति। और मैं क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस को, प्रधानमंत्री को उनकी दलित और पिछड़ा विरोधी सोच के लिए कटघरे में रखना चाहिए। वो जो चारों बिंदु हैं जिसमें उन्होंने धन की बात की है, वो क्या है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला, तनख्वाह और धन में बढ़ती असमानता को संबोधित किया जाएगा। तनख्वाह और धन में असमानता को संबोधित किया जाएगा। अब मुझे बताइए दोस्तों, इसमें मंदिर, मठ, मस्जिद का कहां जिक्र है? अमित शाह जो कह रहे हैं कि मंदिर और मठ से पैसा ले लिया जाएगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो गलत बयानी कौन कर रहा है? दूसरी बात, देश की 70% आबादी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की है, फिर भी उन्हें व्यापार, उच्च पदों और सेवाओं में नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। अब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़िए। तनख्वाह और धन में बढ़ती असमानता को संबोधित किया जाएगा, और फिर जो दूसरा पहलू है कि देश की 70% आबादी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की है, फिर भी उन्हें व्यापार, उच्च पदों और सेवाओं में जगह नहीं मिल रही है। मुझे फिर बताइए, इसके अंदर यह कहां लिखा है कि आपका धन, आपका मंगलसूत्र जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा? इसमें कहां लिखा है कि मंदिरों और मठों से पैसा निकालकर मस्जिदों में दे दिया जाएगा? कहां लिखा है, मुझे बताइए। तीसरी बात, हम राष्ट्रीय जातीय जनगणना करेंगे जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भाई, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही बात कांग्रेस कह रही है ना। इसमें कहां कहा गया है कि जबरदस्ती आपका धन छीन लिया जाएगा? और चौथा पहलू, अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्किल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में नुमाइंदगी मिलेगी। अल्पसंख्यकों का जिक्र यहां पर आ रहा है, मगर अल्पसंख्यकों में क्या सिर्फ मुसलमान शामिल हैं? क्या सिख नहीं है? क्या जैन नहीं है? क्या ईसाई नहीं है? मैं आपको बतला दूं दोस्तों, अकाली दल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग ये कह रहे हैं कि आज ये लोग मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं, कल ये लोग सिखों पर निशाना साधेंगे। मैं प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खासतौर से मुसलमानों का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, और अगर मुसलमानों को कुछ दिए जाने की बात है तो वो संविधान के हिसाब से है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप संविधान विरोधी हैं? वो जब देश में जो असमानता को संबोधित करने की बात कर रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि देश की जो 70% आबादी है, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी,
उन्हें नुमाइंदगी नहीं मिल रही है सरकारी पदों में, उच्च पदों में, मौकों में, बिजनेस में, सेवाओं में। अगर कांग्रेस यह कह रही है तो मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री को इस बात पर क्यों आपत्ति है। क्या यह नहीं बतलाता कि कहीं ना कहीं यह प्रधानमंत्री और अमित शाह की दलित पिछड़ा विरोधी सोच है, अल्पसंख्यक विरोधी सोच के अलावा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो सही मायनों में दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों का विरोध कर रहे हैं। मगर एक दूसरी सोच भी है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं उसे ज्यादा तरजीह मत दीजिए। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चर्चा धर्म के आधार पर हो और उन्हें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं संजय सिंह, गौर कीजिएगा। मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से अपील करता हूं, भाजपा और प्रधानमंत्री जी की चालबाजी में न फंसें। वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। हमें इनकी 10 साल की विफलताओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली पर बात करनी चाहिए। देश को जगाइए वरना मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे। सूरत में चुनाव खत्म हो गया, अब देश में भी चुनाव खत्म होगा। वाजिब बातें वो यहां कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दलितों के उत्थान की बात की गई है, ओबीसी के उत्थान की बात की गई है और प्रधानमंत्री इस मैनिफेस्टो का विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर जो बात संजय सिंह कह रहे हैं उसमें भी वजन है। मगर सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र संजय कर रहे हैं, चुनाव खत्म किया जाएगा। और मिसाल किसकी दी जा रही है? सूरत की। आप जानते हैं सूरत में क्या हुआ। सूरत में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में था। कांग्रेस के पक्ष में जिन लोगों ने दस्तखत किए थे उन दस्तखत को अवैध करार दे दिया गया, यानी कि उनका नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस के नुमाइंदे का नामांकन रद्द हो गया। मगर बात वहां नहीं रुकी। जो 8 निर्दलीय थे उन्होंने रहस्यमय तरीके से अपने नाम वापस ले लिए और भाजपा के नुमाइंदे को विजयी घोषित कर दिया गया। यह अपने आप में कितना शॉकिंग है ना दोस्तों। इससे पहले यह तस्वीर आई थी जब भाजपा के नेता अनिल मसीह ने इस तरह से लोकतंत्र की चोरी की थी। और उसके बाद अब सूरत की मिसाल। चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। इसीलिए संजय सिंह जो बात कह रहे हैं ना कि हमें इस बात पर गौर करना है कि आरक्षण खत्म किया जाएगा, और वो सोच प्रधानमंत्री अमित शाह के भाषणों में दिखाई देती है। दूसरी बात, चुनावों को खत्म किया जाएगा। सूरत और चंडीगढ़ मेयर चुनाव इसकी ताजा मिसाल हैं। अगर विपक्ष को खेलना है तो इस तरह से खेलना चाहिए, बताना चाहिए कि यह किस तरह की सोच काम कर रही है। मगर मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जिस तरह के जहरीले बयानात दे रहे हैं उस पर विचार करेंगे। जैसे मैंने बताया, इंटरनेशनल डंका बज रहा है। कहीं सिंगापुर टेलीविजन पर यह बात आ रही, कहीं टाइम मैगजीन में बात आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उस सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, उस देश का जो सबसे लोकप्रिय नेता है, वो लोकप्रिय नेता इस तरह के नफरती भाषण दे रहे हैं जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उसे संबोधित किया जाना चाहिए। उसे तार तार नहीं करना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले 2-3 दिनों में कर दिया। मगर वो इनकी वो एक सांसद है ना, कंगना रनावत, उनका एक फिल्मी डायलॉग है कि अभी तो हमें और जलील होना है। बात यहां रुकेगी नहीं दोस्तों। आने वाले दिनों में देखिए और क्या क्या नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनको जीतना है, हर कीमत पर जीतना है। ये जानते हैं कि हम जीतेंगे तभी जब नफरती भाषण होंगे। मगर जैसे मैंने बताया था दोस्तों, वो तो नफरती भाषण दे रहे हैं, वो तो झूठी बातें कह रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जो जो कहा गया सब झूठ, मनमोहन सिंह के बारे में जो जो कहा गया सब झूठ। मगर आपसे सवाल है, क्या आप नफरत में बह जाएंगे? भाजपा आपके मुंह पर करारा तमाचा मार रही है, आपको नफरती, आपको भड़काकर, आपकी सोच को दंगाई बनाकर कि इस तरह के नफरती भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिए जाएंगे और उसके आधार पर आप वोट करेंगे। आपकी सोच उससे ऊपर है दोस्तों। इस सोच में मत बहिए। इनकी कोशिश सिर्फ यह है
और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।